वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की यह क्लास नंबर 45 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन। आज की इस क्लास में इस टॉपिक को हम पूरा खत्म कर देंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने MPGK का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर अभी तक एक बार खत्म कर चुके हैं, वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने MPGK का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सके और जब भी वे रेफरेंस बुक को पढ़े उन्हें यह आइडिया लग सके कि किस प्रकार से उन्हें बुक को रीड करना है, किस प्रकार के प्रश्नों पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है और एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी यह क्लास MP PSC प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे व्यापम की अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि MPGK का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमने अपनी इस क्लास को MP PSC 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करने की एक छोटी सी कोशिश की है। आज की इस क्लास का टॉपिक आपके सामने है मध्य प्रदेश में कृषि। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब एक तरफ आपको यहाँ पर फसलों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि अदरक है, गन्ना है, मिर्च है, सरसों है। दूसरी तरफ हमें जिलों के नाम दिए हुए हैं कि कौन से जिले में कौन सी फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, बेसिकली यह पूछा गया है। ठीक है, यदि हम बात करें अदरक की, तो अदरक हमें छिंदवाड़ा जिले में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कोड 4 हो गया पहला। गन्ना हमें होशंगाबाद जिले में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा दिए गए ऑप्शंस में से, तो दूसरा कोड हो गया हमारा 3। मिर्च हमें खरगोन जिले में देखने को मिलती है, यानी कि हो गया हमारा 2। और सरसों हमें मुरैना जिले में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो 4321 जो होगा हमारा सही जवाब होगा 4321। ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें यह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। आपको याद क्या करना है कि अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में, गन्ना होशंगाबाद में, मिर्च खरगोन में और सरसों मुरैना जिले में उत्पादित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जिले में हाइड्रेम जल पंप का प्रयोग किया जाता है। ये एक सिंचाई का प्रकार होता है, सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है हाइड्रेम जल पंप। ये सिंचाई की एक विधि है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये हमें पूछा गया है, तो इसका प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में हमें खरगोन जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि गणना के आधार पर जोतों का आकार कितना है। ठीक है, जोतों के आकार के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेसिकली जोत का एवरेज जो है, एवरेज जोत का आकार कितना है, बेसिकली ये प्रश्न कहना चाहता है। तो एवरेज जोत का आकार मध्य प्रदेश में 2.2 हेक्टेयर के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें कि सबसे अधिक जोत का आकार हमें कौन से जिले में देखने को मिलता है, ठीक है, जोत का आकार सबसे अधिक, तो यह हमें मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी जोत हरदा जिले में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाले क्षेत्र कौन से हैं, यानी कि कपास का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो कपास का उत्पादन करने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है और काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में हमें मालवा के पठार में और नर्मदा सोन घाटी, इन दो क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में मध्य प्रदेश के हिस्सों के बारे में पूछा गया है कि वो पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, इनमें से कोई नहीं। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कपास उत्पादन के लिए दो क्षेत्रों को आपको ध्यान रखना है, क्या है, एक का नाम है मालवा का पठार और दूसरा है नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोयाबीन के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। सोयाबीन जो है कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है और मध्य प्रदेश को हम सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। इसका मतलब यह है कि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो पूरे भारत में पहला स्थान है। इसके उत्पादन के लिए काली मृदा और सम जलवायु की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए सोयाबीन के लिए हमको, एक तो चाहिए हमको काली मृदा और दूसरा हमको चाहिए सम जलवायु।
सम जलवायु का मोटा मोटा मतलब ये है कि जहाँ गर्मी में ना अधिक गर्मी पड़ती हो, ना सर्दी में अधिक सर्दी। ठीक है, उससे हमारा इसका मतलब है। और ऐसी जलवायु हमको मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है, पश्चिमी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र को हम मालवा के नाम से जानते हैं, मालवा का पठार। ठीक है, और सोयाबीन के उत्पादन में सबसे प्रमुखतम जिला जो है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है उज्जैन। यहाँ पर सर्वाधिक पैदावार सोयाबीन की होती है। तो सोयाबीन के संदर्भ में आपको इतनी बातें याद रखनी है: मालवा का पठार, सोया स्टेट, काली मृदा, समजलवायु और उज्जैन जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में तिल का उत्पादन किस भाग में होता है? तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, शायद आपने खाए होंगे। तो तिल का उत्पादन मध्य प्रदेश के कौन से भाग में होता है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तिल मुख्यतः यदि देखा जाए तो ये शिवपुरी, सीधी और छतरपुर, इन तीन जिलों में मुख्य रूप से उत्पादित होती है। शिवपुरी है, सीधी है और छतरपुर है। इन तीन जिलों में मुख्य रूप से तिल का उत्पादन होता है, और ये मध्य प्रदेश का उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश का इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चना फसल है, ऑब्वियस सी बात है चना फसल है, लेकिन यह रबी की है या खरीफ की, यह पूछा जा रहा है। तो चना जो है इसका बुआई जो है यह अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। चने की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से लेकर नवंबर माह में। अब आप समझ गए होंगे कि सवाल का सही जवाब क्या है। तो चना एक रबी की फसल है। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ये है बुआई का समय और ये है दोस्तों कटाई का समय। ठीक है, यदि हम बात करें स्पेशली चने के उत्पादन की, तो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का शीर्ष जिला है विदिशा। इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। विदिशा क्या है हमारा? यह शीर्ष जिला है, शीर्ष जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक तेंदुपत्ता किस राज्य में उत्पादित होता है? तेंदुपत्ता का उपयोग जो है यह बीड़ी उद्योग में किया जाता है, बीड़ी उद्योग में। ठीक है, और यह एक तरह का वन उत्पाद है। ठीक, ये दो बातें आप याद रखेंगे। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम मध्य प्रदेश राज्य में तेंदुपत्ता उत्पादित करने वाले जिलों की बात करें, तो जिलों के नाम है दोस्तों, जिलों के नाम आपको याद रखना है। ये है बालाघाट, मंडला, शहडोल, डिंडोरी। तो ये कुछ मुख्यतः जिले हैं जो कि तेंदुपत्ता का उत्पादन करते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र तेंदुपत्ते के लिए जाना जाता है। मोटे मोटे तौर पर आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रबी की फसल में सबसे अधिक क्षेत्र किस फसल का है? रबी की फसल जिसकी कि बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, सबसे अधिक कौन सी फसल रबी में बोई जाती है, यह पूछा जा रहा है। तो रबी के मौसम में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं बोया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए तापमान कम चाहिए और वर्षा भी थोड़ी कम होती है ना, ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश को आपको पता होना चाहिए सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो सोयाबीन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, इसको आपको रेफरेंस बुक में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमको मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिलता है, इंदौर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें सोयाबीन संयंत्र की, ठीक है, किसकी बात करें? सोयाबीन संयंत्र की, तो यह एक अलग क्वेश्चन है। अनुसंधान केंद्र अलग चीज है और सोयाबीन संयंत्र एक अलग चीज है। सोयाबीन संयंत्र हमको मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश के दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता है। एक तो है मालवा का पठार और दूसरा है नर्मदा घाटी का क्षेत्र। ठीक है, मालवा का पठार भी सही है और नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, यहाँ पे सोन नहीं होना चाहिए, नर्मदा का घाटी क्षेत्र होना चाहिए।
ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। तो यदि हम इस प्रश्न की बात करें, प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, तो मालवा का पठार इसका एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी आपको ये भी याद रखना है कि गेहूं का उत्पादन नर्मदा के घाटी क्षेत्र में भी होता है। गेहूं एक रबी की फसल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। रबी की फसल बोई जाती है, रबी की फसल कब बोई जाती है? अभी आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल कब बोई जाती है और खरीफ की फसल कब बोई जाती है। यहाँ पर रबी के बारे में आपको बताता हूँ, खरीफ के बारे में आप लिखिए कमेंट बॉक्स में खरीफ और उसके मंथ के नाम आप भी लिखिए। आने वाले प्रश्नों में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, टैली कर लेना आपका जवाब सही है या नहीं। तो रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम रबी के फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है उनके बारे में हम देखते हैं। तो रबी की फसल है दोस्तों, चना है, गेहूं है, ज्वार है, मसूर है। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये कुछ फसलें हैं, तीन चार, जिनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की फसलें बोई जाती है? जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर कौन सी फसलें बोई जाती है? तो जहां पर वर्षा अधिक होती है यहाँ पर हमें गन्ना, तुअर, चना, गन्ना, तुअर, चना और चावल, है ना। तो इन चार फसलों के नाम आपको याद रखने हैं। जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर ये चार फसलें बोई जाती है, गन्ना, तुअर, चना और चावल। इसको आप नोट्स में लिखेंगे। बाकी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो गेहूं जो है इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं। फसलों का समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है यह पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में अभी आपने देखा हो, यदि आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कि एमएसपी की बात की जा रही है कि एमएसपी को सरकार समाप्त करना चाहती है। जो एमएसपी है ना, इसी को ही हम फसलों का समर्थन मूल्य कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। राइट, तो इसका जो डिसाइड करता है वह है केंद्र सरकार। यह केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। तो करंट से रिलेट करके हम देखें तो इसके आने की संभावना थोड़ी सी बन जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नगद फसल कौन सी है? तो कीवर्ड्स आप देखिएगा, वर्ड्स को आपको ध्यान से देखना है ना। कीवर्ड जो मैं कहता हूँ इसका मतलब ये है कि प्रश्न का भाव क्या है, प्रश्न एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, राज्य की महत्वपूर्ण नगद फसल नहीं पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण नगद फसल के बारे में पूछा जा रहा है। यदि हम नगद फसलों की बात करें तो गन्ना भी एक नगदी फसल है, कपास भी एक नगदी फसल है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण। तो इस कंडीशन में कपास इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी इस प्रश्न के हिसाब से गन्ना नहीं होगा, बाकी गन्ना भी जो है एक नगद फसल की श्रेणी में आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे दे दिया होगा कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो दोस्तों खरीफ की फसल की बुवाई जून और जुलाई मंथ में की जाती है, जून और जुलाई मंथ में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है, यानी कि जब मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में होता है जो कि जून माह में होता है, उस वक्त खरीफ की फसलें बोई जाती है। खरीफ की फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, या यूँ कहें कि अधिक पानी की जो आवश्यकता जिन फसलों को होती है उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप खरीफ और रबी को सेपरेट सेपरेट याद रख सकते हैं। इसकी जो कटाई होती है खरीफ की फसलों की वह होती है नवंबर और अक्टूबर माह में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को वर्गीकृत किया गया, यानी कि अब देखो यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे कीवर्ड्स आते हैं ना, कि फसलों के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि विभाग ने कितने क्षेत्रों में बांटा हुआ। तो इनको सबको आपको एक जगह पर लिखना है नोट्स में। जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो सभी को इस प्रकार के कंफ्यूजिंग वाले प्रश्नों को एक ही जगह पर आपको लिखना है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्गीकरण। तो फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कुल मिलाकर 7 प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, 7 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या है दोस्तों, सही जवाब है। अब इन सातों भागों के नाम हम देख लेते हैं। ठीक है, इनको आपको सातों भागों के नाम आपको एक जगह पर लिखना है। जैसे कि एक भाग को हम कहते हैं ज्वार का क्षेत्र। ठीक है, ज्वार का क्षेत्र। दूसरा है गेहूं प्लस ज्वार, गेहूं प्लस ज्वार का क्षेत्र। तीसरा है कपास प्लस गेहूं का क्षेत्र, कपास प्लस गेहूं का क्षेत्र। चौथा है
कपास का क्षेत्र। पांचवा है चावल प्लस कपास का क्षेत्र। छठवा है चावल का क्षेत्र। और सातवां है चावल कपास और ज्वार का क्षेत्र। ठीक है, कपास प्लस चावल प्लस ज्वार। ठीक है, यदि हम इन सातों भागों को, आपको रट्टा नहीं मारना है, यदि हम इन सातों को ध्यान से देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक तो ज्वार की फसल देखने को मिल रही है, एक गेहूं की फसल आपको देखने को मिल रही है, एक कपास की फसल आपको देखने को मिल रही है, और एक चावल की फसल आपको देखने को मिल रही है। तो इन चार ही नामों को आपको याद करना है ना, ज्वार, गेहूं, चावल और कपास। बाकी अब इनके कॉम्बिनेशन को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेष्टा संबंधित है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में यह बहुत बार जो है पूछा गया है कि मेष्टा एक्चुअल में क्या है। तो भारत में जूट की कमी को पूरा करने के लिए जूट के समान ही रेशा पैदा करने वाले पौधे मेष्टा का उत्पादन बढ़ाया गया है। तो मेष्टा क्या है? बेसिकली जूट के समान रेशा पैदा करने वाली एक फसल है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें मेष्टा के उत्पादन की, तो ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। ये तीन जिले जो हैं ये मेष्टा से संबंध रखते हैं। इनको आपको याद करना है ना, कंठस्थ रूप से याद करना है। बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मेष्टा से जुड़े हुए सारे सवाल जो भी आपको बुक में मिलते हैं, इसको बहुत ही ब्रॉड वे में आपको पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से बहुत ज्यादा है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है? जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद कौन से राज्य आते हैं यह पूछा जा रहा है। तो सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान में अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पर जो है इस प्रकार के दो फसलों के बारे में पूछा जाता है, एक तो है अफीम और एक है गांजा। ठीक है, कि गांजे का उत्पादन कहाँ पर होता है। यदि हम बात करें प्रश्न के हिसाब से अफीम उत्पादन की, तो अफीम का उत्पादन होता है दोस्तों मंदसौर जिले में। ठीक है, मंदसौर, कहीं कहीं पर नीमच भी इसका सही जवाब आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मंदसौर जिला जो है इसका बहुत ही सही जवाब है। मंदसौर जिले में अफीम का उत्पादन होता है। यदि हम बात करें गांजे के उत्पादन की, तो गांजा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में उत्पादित होता है। ठीक है, तो गांजे के लिए आपको खंडवा को याद रखना है और अफीम के लिए आपको मंदसौर को याद रखना है। यह प्रश्न जो है बहुत बार, है ना, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है यह प्रश्न। इसको आपको बहुत ध्यान देकर पढ़ना है और इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, यदि हम मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में हमको उद्यानिकी महाविद्यालय भी देखने को मिलता है। उद्यानिकी महाविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आई थिंक सफिशियंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कीवर्ड एकमात्र, लेकिन ये एकमात्र नहीं है। मध्य प्रदेश में गांजा दो जिलों में उत्पादित होता है। एक तो है आपका खंडवा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, इसके अलावा जो है बुरहानपुर में भी गांजे का उत्पादन कुछ स्थान पर होता है। कहाँ पर? बुरहानपुर में। तो आपको खंडवा याद रखना है मुख्य रूप से, है ना। यदि प्रश्न में दोनों ऑप्शंस आपके पास सामने आ जाए, खंडवा और बुरहानपुर, तो खंडवा ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि शासन की जो साइड है उसके हिसाब से यदि इसको हम रीड करें तो खंडवा जिला जो है यह गांजे उत्पादन के लिए ही जाना जाता है और शासन की देख रेख में इसका उत्पादन होता है। यदि हम खंडवा की ही बात करें, है ना, किसकी बात करें हम, खंडवा जिले की, तो खंडवा जिले को हम और किस कारण से जानते हैं, तो यह हमको प्याज उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर देखने मिलेगा। प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है खंडवा जिले में। साथ ही खंडवा प्लस खरगोन, खंडवा प्लस खरगोन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सफेद सोने का क्षेत्र। सफेद सोने का क्षेत्र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? बीज और फार्म विकास निगम, तो कृषि से जुड़े हुए जितने भी सरकारी संस्था हैं सभी के बारे में पूरी डिटेल आपको पढ़नी है। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, बीज एवं फार्म विकास निगम की। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों भोपाल के अंदर में।
ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1980 में इसका स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान रखता है, तो द्वितीय स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक। मध्य प्रदेश में किस वर्ष में सब्जी विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? अब गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं और कार्यक्रम्स हैं, इनको भी आपको कृषि के संबंध में सभी को कंठस्थ याद रखनी है। प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से भी सर्वाधिक रहती है। यह पूछा जा रहा है सब्जी विकास कार्यक्रम के बारे में। सब्जी विकास कार्यक्रम का आरंभ होता है 1990 के आसपास, राइट। 1990, तो ये 90-91 वाला सत्र जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, 90 और 91। ठीक। मध्य प्रदेश में लघु कृषक विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? लघु कृषक विकास अभिकरण के बारे में बात की जा रही है। तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1970 में, राइट। सॉरी 70 में नहीं, 71 में होती है। तो 71-72 जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शंस जो है ना ऐसे नहीं दिए होने चाहिए, यहाँ पर ऑप्शंस एक वर्ड में होने चाहिए, 1970, 71, 72, 73। ठीक है, क्योंकि स्थापना जो होती है एक प्रोसेस में होती है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी लंबी नहीं होती। ठीक है, तो स्थापना की बेसिकली डेट पूछी जानी चाहिए। प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि मुझे नजर आ रही है, आपका क्या विचार है? अगर कुछ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1971 जो है इसका सही जवाब है। ठीक। कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रदेशों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? अब देखो यहाँ कृषि विभाग ने अपने हिसाब से कृषि प्रदेशों का विभाजन किया हुआ है। अभी कुछ समय हमने पहले पढ़ा था कि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश में कृषि को 7 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। वो प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। यहाँ पर 7 इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, तो कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को 5 ही कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम इसको आपको लिखना चाहे तो आप लिख लें, मैं आपके लिए बोल देता हूँ। पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश, उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, मध्य में गेहूं का प्रदेश, चावल गेहूं का प्रदेश और चावल का प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ज्वार का जिक्र एक ही जगह पर है, खाली है। ठीक है, उत्तर में ज्वार और गेहूं का प्रदेश। ठीक है, तो वही वाले हैं। आपको क्या क्या याद रखना है कीवर्ड्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको याद रखना है गेहूं के बारे में, ज्वार के बारे में, कपास के बारे में और चावल के बारे में। इन चारों से मिलकर ही इन क्षेत्रों का निर्माण जो है या वर्गीकरण जो है किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। किस प्रदेश को सोया की राजधानी कहा जाता है? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। सोया की राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, या सोया स्टेट के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि पर कितने प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है? तो कृषि पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित होती है मध्य प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख फसल निम्न में से कौन सी? यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख फसल के रूप में कौन सी फसल को चिन्हित किया गया है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर गेहूं की फसल सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दलहनों में सर्वाधिक किसका उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है? अभी बात की जा रही है किसकी? दलहन की, यानी कि दालों की बात की जा रही है ना। जैसे तुअर की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है। तो इसमें से किसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में होता है, यह पूछा गया है। तो इनमें से चने की भी दाल होती है, तो चने का जो उत्पादन है यह सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम चने की बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो विदिशा इसके लिए फेमस है। विदिशा चना से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर तुअर जो है ये दाल की श्रेणी में आता है, मूंग दाल की श्रेणी में आता है, सोयाबीन दाल की श्रेणी में नहीं आता है। सोयाबीन से क्या निकाला जाता है? या तो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे कि सोया बड़ी, या तो फिर इससे तेल निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रदेश में कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण किस सहकारी संस्था से मिलता है? अब यहाँ पर बात की जा रही है दीर्घकालीन ऋण की, ऐसा ऋण जो कि लंबे समय के लिए दिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पीएससी में आया हुआ प्रश्न है। बहुत सारे एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें भूमि विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1929 में, 1929 में। ठीक है, काम है इसका दीर्घकालीन ऋण किसानों को कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराना।
मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है? चावल क्षेत्र, ठीक है, चावल क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और दक्षिण पूर्वी हिस्सा, कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा और दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यानी कि बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है वह चावल क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर पूर्वी भी आएगा और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम जिले की बात करें तो जिलों में है बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी। ये कुछ मोटे मोटे जिले हैं जिनको कि आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं? अलसी एक तिलहन है, ठीक है। किसकी श्रेणी में आता है अलसी? ये तिलहन की श्रेणी में आता है, यानी कि इससे तेल उत्पादित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में अलसी का उत्पादन रीवा में सबसे अधिक होता है, बाद में बालाघाट में होता है। तो रीवा और बालाघाट हमको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? यह मिल रहे हैं हमको ऑप्शन नंबर डी में देखने को। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें किसकी, भिंड और मुरैना की, भिंड और मुरैना की बात कर लेते हैं। तो भिंड और मुरैना में तिल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है, तिल। यह भी तिलहन की श्रेणी में आता है। यदि हम बात करें खंडवा और खरगोन की, तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक मात्रा में कपास देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। खेसरी दाल पर एक समय में प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता था। क्या बुरा प्रभाव पड़ता था? तो शरीर के निचले अंगों के संचालन पर इस पे इफेक्ट पड़ता था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक। खेसरी दाल आपको याद रखनी है और इससे पड़ता है कुप्रभाव, खाने योग्य यह नहीं होती है। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो इस प्रश्न को आप गूगल से अपडेट करेंगे, इसका सही जवाब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि एक जबलपुर का है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, और एक है सिंधिया वाला कुछ है, शायद 2008 में इसका निर्माण हुआ, ग्वालियर में एक है, ठीक है। तो एक कृषि विश्वविद्यालय हमको मिलेगा जबलपुर में देखने को और एक मिलेगा हमको ग्वालियर में देखने को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है? गूगल करिए, आप सर्च कीजिए अपने से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डैश, जो मैंने छोड़ दिया है उनके नाम मुझे आप बताएंगे। मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? कुएं से सिंचाई कहाँ पर होती है? तो कुएं से सिंचाई का क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश, है ना, यानी कि मालवा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर कुएं से सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। सबसे अधिक सिंचाई, यहाँ पे सर्वाधिक कीवर्ड आया है ना, इसको आप ध्यान देंगे, सबसे अधिक सिंचाई के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे अधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों के द्वारा में होती है, कुएं और नलकूप से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है, कि नहरों से सिंचाई कहाँ पर होती है? तो नहरें जो होती है समतल क्षेत्र में बनाई जाती है ना, पहाड़ों पर और पठारों में, जहाँ पर ढलान अधिक होती है वहाँ पर नहरों के निर्माण में बहुत सी समस्याएं होती है। तो जो सपाट क्षेत्र है यहाँ पर नहरों का निर्माण किया जाता है और इन क्षेत्रों में ही नहरों से सिंचाई की जाती है, ठीक। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों चंबल घाटी क्षेत्र, बुंदेलखंडी क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो यहाँ के जो समतल इलाके हैं ना, यहाँ पर नहरों का निर्माण किया गया है। इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं? अभी तालाब सिंचाई कहाँ पर होती है यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी जिले में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक। अच्छा, अभी तालाब से संबंधित कुछ योजनाएं जो है ये मध्य प्रदेश में चलाई जाती है, जैसे कि एक योजना का नाम है खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना। इसमें शासन के द्वारा 50% अनुदान दिया जाता है, जिसके तहत आपको अपनी जमीन पर आप तालाब बनवा सकते हैं और सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। एक चलाई जाती है दोस्तों बलराम ताल योजना, यह बहुत ही फेमस योजना थी, बलराम ताल योजना। इन दो योजनाओं का नाम आपको याद रखना है तालाब के संबंध में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना, थ्रस्ट योजना, थ्रस्ट मतलब क्या होता है? प्यास, जहां पर पानी की कमी हो, किन फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? तो पानी की कमी किसको होगी? ऐसी फसलों को जिनको कि पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वैसे पानी की आवश्यकता तो हर फसल को होती है। यहाँ पर हम बात करें थ्रस्ट योजना की, है ना, थ्रस्ट योजना की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए गेहूं,
चावल और अरहर, ये सभी इसके सही जवाब होंगे, उपरोक्त सभी। यहाँ पर चावल के लिए और अरहर के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और गेहूं के लिए अपेक्षाकृत, किससे अपेक्षाकृत, चावल से कम पानी की आवश्यकता होती है। बाकी पानी की आवश्यकता तो सभी फसलों को होती है। थ्रस्ट योजना के तहत 100% केंद्रीय सहायता इन तीनों फसलों को प्रोवाइड की गई है। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है? महिलाओं कृषकों को कौन सा देश प्रशिक्षण दे रहा है, यह पूछा गया है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए यह प्रश्न क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब है डेनमार्क। यह महिला कृषकों को प्रशिक्षण देने का कार्य मध्य प्रदेश के अंदर में कर रहा है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, जितने भी निगम हैं आपको सभी निगमों को, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कौन से सन में हुई है, यह पूछा जा रहा है। इस निगम की स्थापना होती है दोस्तों 1982 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गौवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। भारी भरकम प्रश्न लग रहा है, लेकिन बेसिकली यह पूछा जा रहा है कि जो गौ वंश होती है, गायों का जो वंश होता है, इसमें सुधार के लिए, नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश में नंदीशाला योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें स्पेशली इसी नंदीशाला योजना की, तो इसका शुभारंभ होता है सन 2005 के अंदर में। ठीक है, तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई है ना, कि दूध का उत्पादन हमको बढ़ाना है, उसके लिए हमें क्या किया, एक एकीकृत डेयरी विकास योजना का आरंभ हमने किया। यह योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो यह योजना 1997 में आरंभ हुई, 1997 में, और इसका संचालन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई? राज्य मत्स्य विकास निगम के बारे में बात की जा रही है। राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना होती है 1979 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि विभाग अब कहा जाएगा? कृषि विभाग का नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में इसको कृषक कल्याण और कृषि विभाग के नाम से जाना जाता है, या किसान कल्याण और कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। रंगीन प्राकृतिक कपास का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? अब ये देखिए यहाँ कीवर्ड क्या है, देश का प्रथम, राइट है, देश का प्रथम राज्य। और बात की जा रही है रंगीन कपास की। कपास को अमूमन हमने सफेद रंग में ही देखा है, लेकिन वर्तमान में जो कलरफुल कपास है उनका भी उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कपास उत्पादन के लिए मालवा क्षेत्र जो है वो सबसे प्रसिद्ध स्थान है, लेकिन यहाँ पर मालवा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कपास का उत्पादन की बात जैसी है, आपके जहन में दो जिले आना चाहिए, एक का नाम है दोस्तों खंडवा और एक का नाम है खरगोन। इन दो जिलों का नाम सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए। अब यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से अंजड़ उस जगह का नाम है जिसमें कि कपास उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए अंजड़। क्यों फेमस है कपास उत्पादन के लिए? क्योंकि यहाँ पर कलरफुल कपास का उत्पादन किया होता है जाता है। ठीक है, और कलर कौन से, तो हम इसमें होता है भूरा कपास, एक होता है हरा कपास और एक होता है गुलाबी कपास। तो इन तीन रंगों में कपास का उत्पादन इस अंजड़ नाम की जगह पर किया जाता है। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। और अंजड़ किस जिले में आता है यदि ये पूछा जाए तो ये खंडवा और खरगोन में नहीं आता है, यह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, बड़वानी जिले के अंतर्गत यह आता है। मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादक जिले कौन से हैं? गांजा का उत्पादन कौन से जिलों में होता है? तो यह प्रश्न रिपीटेड है। गांजे का उत्पादन सरकारी नियंत्रण में होता है और खंडवा और बुरहानपुर इसके लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, और सबसे अधिक उत्पादन खंडवा में होता है। ठीक है, यदि ये दोनों ऑप्शन आपको एक ही जगह पर देखने को मिले अलग अलग ऑप्शन में, ए में खंडवा हो, बी में बुरहानपुर हो, उस कंडीशन में ए इसका सही जवाब होगा।
मध्य प्रदेश में अलसी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह प्रश्न भी रिपीटेड है। अलसी उत्पादन में रीवा जिला जो है वह अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में चना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह भी रिपीटेड है। चने के लिए विदिशा बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। विदिशा में सबसे अधिक चना उत्पादित किया जाता है। ठीक है। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है ये चने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ना। क्या है? मध्य प्रदेश जो है यह अग्रणी जिला है, फर्स्ट रैंक रखता है चने के उत्पादन में पूरे इंडिया के अंदर में। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण, अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में कपास सबसे अधिक नगदी फसल है, सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। साथ ही गन्ना भी नगदी फसल की श्रेणी में आता है, इसको आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। आंसर इसका 4 नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में देश का कुल सोयाबीन उत्पादन कितने प्रतिशत उत्पादित होती है? कुल देश का कितने प्रतिशत सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर में मिलता है, यह पूछा जा रहा है। तो मैंने इसको एक्चुअली में दो बुक से पढ़ा हुआ है, तो दोनों बुक मुझे अलग अलग मिला। एक बुक में मुझे मिला यह 62%, एक बुक में मुझे मिला 80%। ठीक है। तो ये दो फिगर मुझे मिले हैं, तो इसका सही जवाब मैं छोड़ रहा हूँ। आई थिंक 62% इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक। मध्य प्रदेश में सरसों उत्पादन करने में कौन सा जिला अग्रणी है? सरसों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, यह पूछा जा रहा है। सरसों का उत्पादन सबसे अधिक हमको भिंड और मुरैना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यदि हम बात करें सरसों की कि यह खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, तो यह रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर माह में यह बोई जाती है। सरसों से संबंधित पीली क्रांति है। ठीक है, पीली क्रांति, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सरसों के उत्पादन से है। और सरसों उत्पादन में यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, पूरे इंडिया में फोर्थ रैंक है सरसों के उत्पादन में। तो इन बातों को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। निम्नलिखित फसलों में सूखा क्षेत्रों के लिए मध्य प्रदेश में उपयुक्त फसल कौन सी है? सूखे क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सूखे के क्षेत्र में हम मेस्टा को बोते हैं, इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मेस्टा जूट के समान ही रेशा उत्पादित करने वाली एक प्रमुख फसल है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, मेस्टा के जिलों के बारे में भी आपको याद रखना है। मेस्टा के लिए जो प्रमुख जिले हैं ना, उनमें है गुना, भिंड, मुरैना, रीवा, है ना। तो उस तरह का मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के क्षेत्र में यह बोया जाता है। मोटे मोटे तौर पर आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो है कमी आपको देखने को मिलेगी। गेहूं एवं मक्का पर अनुसंधान के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की जा रही है? गेहूं और मक्का पर दोस्तों रिसर्च होने वाली है, इसके लिए एक अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये कैसा है? अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। तो यह प्रश्न क्या हो गया? यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, यह प्रश्न हो गया महत्वपूर्ण। इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान का नाम आपको याद होना चाहिए, इसका नाम है बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, इसके सहयोग से मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बोरलॉग ये किस लिए फेमस है, मतलब किस लिए हम इनको जानते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बोरलॉग किस लिए जाने जाते हैं। आगे मैं इसका जवाब आपको दूंगा, फिर आप टैली कर लेना आपका जवाब सही है या नहीं। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? यानी कि मूंगफली सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर उत्पादित की जाती है, यह पूछा जा रहा है। तो मूंगफली की यदि हम बात करें तो यह है दोस्तों खरीफ की फसल। ठीक है, इसको रबी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह एक खरीफ की फसल है। और खरगोन जिला जो है इसके उत्पादन के लिए फेमस है, यह सबसे अधिक उत्पादन खरगोन जिले में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? चावल सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चावल के उत्पादन के लिए बालाघाट जिला जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, है ना, यदि हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की वर्तमान टाइम में, तो चावल के उत्पादन में यह 6th रैंक रखता है, 6वें नंबर पर यह आता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन अभी पश्चिम बंगाल के अंदर में होता है। ठीक। मध्य प्रदेश में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? पवन चक्की के बारे में बात की जा रही है। तो पवन चक्की के लिए
देवास जिला जो है यह बहुत ही फेमस है और देवास जिले में ही इसी के द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। किसानों की समस्याओं से संबंधित देश का पहला, ठीक है, अभी क्या बात की जा रही है यहाँ पर, देश की बात करिए, पूरे देश में पहला किसान कॉल सेंटर किस स्थान पर खोला गया यह पूछा जा रहा है। तो पूरे देश में पहला किसान कॉल सेंटर खोला गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में मसाला पार्क बनाया जाएगा? वर्तमान में आई थिंक दो मसाला पार्क हैं, अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट कीजिएगा। वर्तमान में दो मसाला पार्क हैं। सबसे पहला मसाला पार्क जो है वह हमको छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कहाँ बनाया जाएगा, है ना, यानी कि दूसरे मसाले पार्क के बारे में पूछा जा रहा है। तो दूसरा मसाला पार्क हमको गुना जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। पहला छिंदवाड़ा और दूसरा गुना, ये बात आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस समय की गई थी यह पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना होती है 31 नहीं, 21 मार्च 1969 को, 21 मार्च 1969 को। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम इसके बात करें हेडक्वार्टर की या मुख्यालय की, तो इसका हेडक्वार्टर हमको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई। यह योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? आई थिंक यह रिपीटेड प्रश्न है। यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। अच्छा, इसमें ऑपरेशन फ्लड आपको याद रखना है ना, क्या याद रखना है आपको? ऑपरेशन फ्लड, या इसको हम लिखेंगे फ्लड। अभी इसका फेज 3 चल रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड आपको याद रखना है। इसका संबंध किससे है? तो दूध के उत्पादन से इसका संबंध है, राइट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पहली मत्स्य पालन नीति कब घोषित की गई? मत्स्य पालन नीति के बारे में बात की जा रही है। पहली मत्स्य पालन नीति आती है 2008 में। अभी यहाँ पर 2008 दो जगह आ गया, तो आपको डेट याद होना चाहिए। डेट है इसकी 22 अगस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश ने ऐसा किया कि मछुआरों के लिए एक अलग से नीति लागू की, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया था। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अल्पावधि कृषि फसल ऋण, ये जो कम समय के लिए दिया जाता है, एक दीर्घ ऋण दिया जाता है और एक अल्प ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ब्याज दर क्या है यह पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश ने ऐसी सेवा उपलब्ध कराई है किसानों को कि 0% ब्याज दर पर यह ऋण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और इस योजना की बात करें तो 2012 से यह योजना लागू है। यदि हम डेट पे जाएं तो डेट होगी इसकी 1 अप्रैल, ठीक है। सभी बातें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश जाना जाता है सोया स्टेट के नाम से, लेकिन सोयाबीन मध्य प्रदेश की मुख्य फसल नहीं है। मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है यहाँ पर गेहूं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अब गेहूं है तो इससे संबंधित एक फैक्ट आपको याद रखना है कि मालवा को, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है। गेहूं की डलिया, इस टर्म को आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्र में, सबसे अधिक क्षेत्र में हम गेहूं का बोवन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? सफेद सोने का क्षेत्र मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, और पश्चिमी क्षेत्र में भी कौन सा क्षेत्र? तो निमाड़ का क्षेत्र। तो यह निमाड़ का क्षेत्र जो है सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये जिले आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की एक नगदी फसल है? एक नगदी फसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो नगदी फसल, चलिए फसलों के हम वर्गीकरण के बारे में यहाँ पर सीखते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो दो प्रकार की फसलें बोई जाती है। एक फसल को हम कहते हैं व्यापारिक फसल, व्यापारिक फसलें, और एक को हम कहते हैं खाद्य फसलें, ठीक है। इन व्यापारिक फसलों को ही हम नगदी फसल के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आता है आपका अफीम, है ना, गांजा। बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, थोड़ा ध्यान देकर आपको इसको नोट्स बनाना है और इसको आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आएगा पटसन,
कपास, गन्ना, जो हमारे तिलहन है वह भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर इतने नाम आपको याद रखने हैं। यदि खाद्य फसलों की बात करें तो खाद्य फसलों में सबसे प्रमुख आएगा गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, चना, एटसेट्रा। तो ये इसका मोटा मोटा वर्गीकरण है। यदि हम प्रश्नों की बात करें, ठीक है, तो मूंगफली क्या होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। ये एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो इस मूंगफली को भी आप इस नकदी फसलों की श्रेणी में डाल सकते हैं। खंडवा जिला निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडवा जिला दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो है प्याज के लिए प्रसिद्ध और दूसरा है गांजे के लिए। ठीक है, इन दो चीजों के लिए आपको खंडवा जिला फेमस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? ना कि सिर्फ इंडिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना। यह मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की, तो वह हमने देखा था कि इंदौर में वह हमको देखने को मिलता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में इंडिया में कौन जाना जाता है, यह पूछा गया है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक के रूप में हम जानते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, इंडिया के लेवल पे। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल की, है ना, यानी कि पूरे विश्व में हम किसको जानते हैं हरित क्रांति के लिए, तो इसके लिए हम जानते हैं दोस्तों, गलत लिखा रहा था, इसके लिए हम जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग किस लिए फेमस है? हरित क्रांति के जनक के रूप में ये पूरे विश्व में फेमस है। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति, सॉरी मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, इंडिया में यदि हम हरित क्रांति की बात करें तो इसका स्टार्ट होता है 1966 से, हरित क्रांति का आरंभ होता है। हरित क्रांति का मतलब क्या है? तो आधुनिक तकनीकों से कृषि करना, उन्नत बीजों का प्रयोग करना, खाद का प्रयोग करना, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होना। तो ये सारी व्यवस्था अगर हो तो उसको हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध गेहूं की किस्म जिससे ईरान को निर्यात करने के लिए समझौता हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गेहूं की किस्म है ये। ठीक है, और नाम है इसका लोकवन। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकवन इनमें से क्या है। ऑप्शन में रहेगा गेहूं की किस्म है, मूंगफली की किस्म है, कपास की किस्म है, चावल की किस्म है। तो आपको याद रखना है कि लोकवन गेहूं की एक किस्म है जिसको कि हमको ईरान को निर्यात करना है। रेशम पालन की सिनोवेटिव परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? सिनोवेटिव परियोजना, इस कीवर्ड को आप याद रखेंगे। सिनोवेटिव परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में चलाई जा रही है। कहाँ पर? विदिशा जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। संबंध किससे है इसका? तो सिनोवेटिव परियोजना का संबंध है रेशम उत्पादन से। ठीक है, रेशम के उत्पादन से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फूलों की खेती कहाँ पर की जाती है, यह पूछा जा रहा है। सर्वाधिक फूलों की खेती की जाती है रतलाम में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। रतलाम में सबसे अधिक फूल उगाए जाते हैं। साथ ही रतलाम जो है यह सेव के लिए भी बहुत फेमस है। रतलामी सेव का नाम आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अरहर दाल उत्पादक जिला कौन सा है? अरहर की दाल सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है, यह पूछा जा रहा है। अरहर की दाल सबसे अधिक हमको नरसिंहपुर जिले में देखने को मिलती है। नरसिंहपुर जिले में इसका उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है, यूं हम कह सकते हैं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की, तो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक रखता है पूरे इंडिया के अंदर में। मध्य प्रदेश में उत्पादित गौरव किस फसल की प्रजाति है या किस फसल का नाम है, किस फसल की किस्म है यह कहना चाहिए। तो गौरव के नाम से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल आती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा सोयाबीन की कुछ अन्य फसलें भी आती है या कुछ अन्य प्रजातियां आती है। इसमें प्रजातियों में है आपका, एक है पंजाब वन, इसका नाम आपको याद रखना है। दुर्गा नाम आपको याद रखना है, यह भी एक सोयाबीन का प्रकार है या किस्म है। और एक प्रकार है जवाहर। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, तीन चार नाम। ठीक है, गौरव, पंजाब वन, दुर्गा और जवाहर, ये सोयाबीन की किस्में हैं, प्रजातियां हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केला उत्पादन कहाँ पर होता है? केला उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, यह पूछा जा रहा है। सबसे अधिक केला हमको बुरहानपुर जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किन जिलों में होता है?
तो दूध का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में मुरैना और श्योपुर जिलों में होता है। मुरैना और श्योपुर में से हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर मुरैना देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मुरैना जो है ना, यह आपको याद रखना है कि यह सरसों के उत्पादन के लिए भी फेमस है। मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि यहाँ बताऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सरसों के उत्पादन के लिए भी फेमस है, दूध के उत्पादन के लिए भी यह फेमस है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो कहाँ पर है? जो कि ग्वालियर में है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? किस सन में हुई थी? इसकी स्थापना होती है सन 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर होती है, यह पूछा जा रहा है। अंगूर की खेती के लिए रतलाम जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, रतलाम जिला। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें रतलाम की, तो रतलाम में ही हमको अंगूर अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र। एग्जाम में क्या प्रश्न आता है कि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? यह भी रतलाम जिले में ही है। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये मालवा को हम गेहूं की डलिया के नाम से जानते हैं, तो मालवा ही क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। देश के सबसे बड़े विशाल, सबसे बड़े और विशाल दोनों एक ही वर्ड है, सबसे बड़े कहें या विशाल कहें, हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर में से एक मध्य प्रदेश के किन दो शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है? हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर, ये हमारा इस प्रश्न का कीवर्ड है। हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर बनाया जा रहा है इंदौर भोपाल मार्ग पर। ठीक है, या इंदौर या भोपाल के बीच में कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये दोनों ही मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दो शहर हैं। तो इन शहरों में जो हॉर्टिकल्चर के उत्पाद है, इनकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर बीच में यह डेवलप किया जा रहा है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? यहाँ पर कपास की बात की जा रही है, सर्वाधिक उत्पादन की बात की जा रही है, सबसे अधिक उत्पादन। सबसे अधिक उत्पादन हमको देखने को मिलता है खरगोन जिले में। ठीक है, खरगोन जिले में सबसे अधिक उत्पादन। साथ ही खंडवा जिले में भी कपास उत्पादित होता है और बड़वानी जिले में भी कपास उत्पादित होता है। बड़वानी, ये तीनों जिलों के नाम आपको याद रखना है, बड़वानी, खंडवा और खरगोन। सबसे अधिक होता है, फर्स्ट रैंक जो है उत्पादन में यह है खरगोन की। और खरगोन की यदि हम बात करें तो खरगोन जिले में ही हमको कपास उत्पादन केंद्र, सॉरी कपास अनुसंधान केंद्र, उत्पादन केंद्र नहीं, कपास अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की जा रही है। तो एक फिगर है हमारा 7, एक फिगर है 5, ये प्रश्न अलग है। कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया 11। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में होता है? पूरे इंडिया की बात यहाँ पर की जा रही है। पूरी इंडिया का लगभग 11% गेहूं मध्य प्रदेश अकेला उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। और गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है? तो रैंक है इसकी दोस्तों सेकेंड, दूसरे स्थान पर है, और 11% गेहूं का उत्पादन यह करता है। अगला प्रश्न है कि देश में सबसे बड़ा सोयाबीन, दालों और चने का उत्पादक कौन सा राज्य है? सोयाबीन में फर्स्ट है, दालों में दलहन में फर्स्ट है और चने में फर्स्ट है। तो इन तीनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वह है पहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। हमको क्या याद रखना है कि सोयाबीन में फर्स्ट है हम, दालों में फर्स्ट है, चने में हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। यह हमको जबलपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, इसकी हम स्थापना की बात करें, ये तो हम पहले जान चुके हैं। अगर प्रश्न ये आ गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 2013-14 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी प्रतिशत है? तो जहां पर ये पुराना डेटा पूछे जा रहे हैं ना, इनको अभी आप मैं आपको सरसरी नज़र से आपको पढ़ देता हूँ आपके लिए। बाकी इनको आपको ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना नहीं है, इनको आपको नोट्स में नहीं नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये 24.99% जो है 2013-14 में अनुमान रहा था।
निम्न में से मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो इससे आपको एक अप्रॉक्स आइडिया आपको मिलेगा, इसको आप ध्यान देकर पढ़िएगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहता है। अब यहाँ पर बात 2014-15 की जा रही है, लेटेस्ट डेटा जो होगा कुछ थोड़ा सा अलग होगा। तो 2014-15 में इसका योगदान था 24.17%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। निम्नलिखित में से 2012-13 में प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा। कुल खाद्यान्न उत्पादन इस फाइनेंशियल ईयर में रहा था 276.20 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 2011-12 में मध्य प्रदेश में समग्र कृषि उत्पादन कितना रहा था। 2011-12 में यह उत्पादन रहा था 302.12 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। मध्य प्रदेश में किस फसल का रकबा ज्यादा है। ठीक है, सबसे अधिक जगह पर, सबसे अधिक स्थान पर कौन सी फसल बोई जाती है यह पूछा जा रहा है। ये रबी की है, या खरीफ की है, या फिर यह जायद की फसल है, या फिर सभी के सभी बराबर है। राइट, या फिर सभी के सभी क्या है, बराबर है। तो मध्य प्रदेश के अंदर खरीफ की फसल का रकबा जो कि जून जुलाई में बोई जाती है, इसका सबसे अधिक होता है रकबा। ठीक है, इसका क्षेत्र सबसे अधिक होता है, बेसिकली यह कहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है। सिंचाई की व्यवस्था किन जिले में सबसे कम है यह पूछा जा रहा है। तो डिंडोरी जिला दिए गए, इसमें कौन सा, डिंडोरी जिला। इसमें क्या है, सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम आया है इसलिए डिंडोरी इसका सही जवाब होगा। वैसे तो सिंचाई की व्यवस्था झाबुआ में भी कुछ ठीक नहीं है। राइट, झाबुआ का जो सिंचाई वाला एरिया लगभग 1.9%, लगभग 2% के आसपास क्षेत्र ही ऐसा होगा जो कि सिंचाई से युक्त होगा। ठीक है, तो यदि हम सबसे कम सिंचाई वाले जिलों की बात करें तो नंबर 1 पर आएगा डिंडोरी, नंबर 2 पर आएगा झाबुआ। निम्न में से कितने हेक्टेयर कृषि भूमि नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा सिंचित हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आपको याद रखना है। तो लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि ऐसी होती है जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा सिंचित की जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पर बाण सागर परियोजना के द्वारा सिंचाई की जा सकती है। बाण सागर परियोजना के द्वारा कितने हिस्से पर सिंचाई, कितने लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जाएगी यह पूछा जा रहा है। तो यह है 153,687 हेक्टेयर भूमि। ठीक है, तो 1,53,687, यहाँ पर 637 लिखा हुआ है, एक्चुअली में 687 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। जायद की फसल नहीं है ना। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। रबी की फसल एक तो होती है दोस्तों, रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, और एक होती है आपकी जायद की फसल। तो यहाँ से कौन सी फसल जायद की नहीं है यह पूछा जा रहा है। लौकी, खीरा और ककड़ी, ये तीनों ही जायद की फसलें, जबकि तिल जो है यह जायद की फसल नहीं है, और वही इस सवाल का सही जवाब है। तो तिल किसकी फसल है। तिल रबी के मौसम यानी कि अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, तो यह रबी की फसल हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न। चलिए, तो ये स्लाइड हमारी समाप्त हो गई। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज की इस क्लास में इस टॉपिक को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। हम अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है। कृषि जोत का सबसे अधिक क्षेत्रफल, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, यह आपको हरदा जिले में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कृषि जोत का आकार सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृषि जोत का आकार हरदा जिले में है। इस प्रश्न को आपको कंठस्थ दिमाग में बिठा लेना है ना, एग्जाम पूछा जाता है। यदि हम बात करें कृषि जोत की, तो मध्य प्रदेश में एवरेज है 2.2 हेक्टेयर। ठीक है, यदि हम बात करें हरदा जिले की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5.6 हेक्टेयर। ये कृषि जोत का यहाँ पर एवरेज आकार है। यदि हम बात करें सबसे कम कृषि जोत की, है ना, ये तो सबसे अधिक हो गया, ये क्या हो गया, सबसे अधिक। यदि हम बात करें सबसे कम कृषि जोत कौन से जिले में देखने को मिलेगा, तो सबसे कम कृषि जोत हमको मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, नीमच जिले में, जो कि लगभग 1.5 हेक्टेयर के आसपास है, 1.5। निम्न में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में बकरियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। खरीफ व रबी की फसलें
प्रदेश में कितने प्रतिशत है, मतलब कि खरीफ की फसल का रकबा कितना है और रबी की फसल का रकबा कितना है, यह पूछा जा रहा है, रकबा पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है 67-33, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से रंगीन प्राकृतिक कपास का उत्पादन, ये तो रंगीन है ही और साथ में प्राकृतिक भी है, तो इस प्रकार के कपास का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो रंगीन कपास जो है इसकी खोज मध्य प्रदेश ने की है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 18वीं पशु संगणना 2007 में क्या हुई थी, 18वीं पशु गणना हुई थी। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में पशुधन की संख्या कितनी है, कितना पशु मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो इनकी संख्या थी 4 करोड़ के आसपास, यानी कि 4.07 करोड़ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों को प्रति हेक्टेयर खाद के उपयोग में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एमपीपीएससी प्री का एक क्वेश्चन है कि खाद का उपयोग सबसे अधिक कौन करता है, फिर उसके बाद कौन करता है, घटते क्रम में आपको यहाँ पर इसको लिखना है, राइट। तो सबसे अधिक खाद का जो प्रयोग है वह किया जाता है इंदौर जिले के द्वारा, तो इंदौर है अपना नंबर 1, राइट। दूसरा किया जाता है होशंगाबाद के द्वारा, होशंगाबाद हमारा हो गया नंबर 2। तीसरा किया जाता है मंडला के द्वारा, ये हो गया 3, और चौथा किया जाता है डिंडोरी के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो गया 1 4 2 3, है ना, ऐसे ही होगा। तो ये कूट जो है इसको आप मैच कर लीजिएगा, मैंने आपको जो सही आंसर है इसका बता दिया है। सबसे अधिक खाद का उपयोग इंदौर में 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद होशंगाबाद दूसरे नंबर पर है, डिंडोरी मंडला तीसरे नंबर पर है, और डिंडोरी जो है यह चौथे नंबर पर है। ठीक है, ये कूट आप मैच कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत भी आ सकते हैं, किसी किसी प्रश्न में त्रुटि आ जाती है। नहर सिंचाई किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो नहर की सिंचाई सबसे ज्यादा पंजाब में प्रचलित है। कहाँ पर है यह, पंजाब में प्रचलित है। सबसे अधिक जो एरिया है पंजाब में नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है, और सतलज नदी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पंजाब नहीं है। यदि हम पर्टिकुलर इस प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तुलना में। वैसे अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया की बात की जाए, सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई पंजाब में, फिर की जाएगी दोस्तों हरियाणा में, और फिर की जाएगी यूपी में। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती लगभग कितने क्षेत्र में की जाती है। सोयाबीन के क्षेत्र का रकबा पूछा जा रहा है। सोयाबीन का क्षेत्र लगभग 50,000 हेक्टेयर का है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है, यहाँ पर अनाज वाली फसल की बात की जा रही है। ठीक है, सबसे अधिक अनाज वाली फसल यानी कि खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो गेहूं है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अब गेहूं के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। जैसे गेहूं एक रबी की फसल है, ठीक है, किसकी फसल है गेहूं, एक रबी की फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम, इसको हम ट्रिटिकम के नाम से साइंस में जानते हैं। चलिए ये 2 बातें आई थिंक सफिशियंट है गेहूं के बारे में। भारत के किस राज्य में उड़द सबसे अधिक पाई जाती है। उड़द जो है क्या है, ये एक दलहन का प्रकार है ना, दलहन है, ये दाल है कहना चाहिए उड़द। तो यह भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। काला इसका कलर होता है, ब्लैक कलर की यह होती, कवर ब्लैक कलर का होता है, अंदर से दाल जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको इंपोर्टेंट करके याद रखना है। भावांतर भुगतान योजना का आरंभ किस जिले से हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत होता क्या है कि फसलों का उचित मूल्य किसानों को प्रदान करना। कैसा मूल्य, उचित मूल्य, कि किसानों को ज्यादा हानि ना हो। तो किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह योजना लाई गई थी, और इसका आरंभ होता है मध्य प्रदेश के सागर जिले से। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैबिनेट ने खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है। स्थापना किसने की है, तो यह केंद्र सरकार ने की है। यह की है सीहोर के अंदर में। ठीक है, सीहोर के अंदर में की हुई है, ये सीहोर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब होगा। और अमलाहा उस स्थान का नाम है जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, जहां पर ही खाद्य पौधे अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। भोपाल में किस वर्ष में, अब यह भोपाल की बात की जा रही है ना, और सन की बात की जा रही है,
केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये कहाँ पर है यह? तो यह भोपाल में है। इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी, यह पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना होती है 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि उपयोगी भूमि कैसी है? तो अधिक है, औसत है, कम है या औसत से अधिक है? मध्य प्रदेश के अंदर में कृषि उपयोगी भूमि जो है अपेक्षाकृत कम है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बहुत सा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, राइट, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर कितना था, यह पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों लगभग 22.8% इसका योगदान रहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2012 में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड के लिए किस राज्य का चयन हुआ था? ठीक है, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का ही चयन होगा। मध्य प्रदेश को एक अन्य अवार्ड भी मिला था, वह था कृषि कर्मण अवार्ड। इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, इन दोनों अवार्ड्स के बारे में आपको याद रखना है, कृषि कर्मण पुरस्कार की बात हो या एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड की बात हो। गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र के हिसाब से प्रदेश किस स्थान पर है? गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो काफी बार यह प्रश्न आ चुका है, दूसरा स्थान इसका है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा भी सकता है। तो गेहूं के अंतर्गत यदि हम क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है ना, किसके हिसाब से? क्षेत्र के हिसाब से, कि जिसमें गेहूं बोया जाता है। लेकिन हम बात करें उत्पादन की, कि गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो उत्पादन की दृष्टि से दोस्त हम 4th स्थान पर आते हैं, ना कि दूसरे स्थान पर। यदि हम रकबे की बात करें तो दूसरे स्थान पर है, और रकबे के अनुसार उत्पादन की बात करें तो हम 4थे स्थान पर है। ठीक, मसूर एवं सरसों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है, जी हमको पता है दूसरा स्थान है, और ऑप्शन में भी दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिव प्रश्न है, मसूर की बात हो या सरसों की बात हो, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान इसमें रहेगा। मध्य प्रदेश में गेहूं की कृषि का केंद्रीकरण कहाँ पर है, यानी कि गेहूं की कृषि जो है सबसे अधिक किस हिस्से में की जाती है, यह पूछा जा रहा है। तो गेहूं की कृषि मैंने आपको बताया था कि मालवा के पठारी क्षेत्र में भी की जाती है और नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी की जाती है। तो ब और स क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य भारत क्षेत्र में फसल के अंतर्गत गेहूं फसल का क्षेत्र कितना है? ये हम बात की जा रही है मध्य भारत क्षेत्र की। ठीक है, तो मध्य भारत के क्षेत्र में लगभग 40% भूमि पर गेहूं की फसल बोई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 40%। मृदा स्वास्थ्य पत्रक यानी कि कहना चाहिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत कितने कृषकों को निशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करके दिया जाएगा? तो योजना है कि कुल मिला करके हमने 100 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ देना है, 100 लाख से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में लगभग 15 लाख, 100 में से कितना, 15 लाख, लगभग 15% जो है यह काम कंप्लीट हुआ है। अब देखिए कि यह टारगेट कब तक पूरा हो पाता है। वर्ष 2012-13 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल कितना था? काफी पुरानी बात है, 2012-13 की बात की जा रही है। तो इस समय जो कुल क्षेत्रफल रहा था इसका, वह रहा था 7575 हजार हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब होगा। मूंगफली कौन सी फसल है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, पूछ लिया जाएगा गेहूं मूंगफली या चावल के बारे में, कौन सी मौसमी फसल है, खरीफ की है, रबी की है, जायद की है या मौसमी है, राइट। तो मूंगफली जो है इसकी बोवनी कहना चाहिए, है ना, बोवनी होती है जून माह के आसपास में, तो यह क्या हो जाएगी, खरीफ की फसल यह हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें मूंगफली की, तो मालवा के पठार में यानी काली मिट्टी के क्षेत्र में, मालवा के पठार कह लिया या नर्मदा घाटी क्षेत्र में इसका उत्पादन जो है मुख्य रूप से किया जाता है। काली, रेतीली, दोमट, भुरभुरी मिट्टी में इसका एक्चुअली में उत्पादन होता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी थी? अविभाजित मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, यानी कि कब की बात की जा रही है, जब एमपी प्लस सीजी दोनों ही साथ में थे, तो उस समय मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल चावल हुआ करती थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में चावल की कितनी कितनी किस्में बोई जाती है? तो भाई इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता है,
अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो चावल की इतनी सारी किस्में आजकल मार्केट में आ गई है ना, जिनकी गणना करना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है ये 3 किस्में जो है ये चावल की बोई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर में। इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आएगा, है ना। वो 1760 किस्में नहीं आएगी। अमन का नाम आपको याद रखना है, ओस का नाम आपको याद रखना है, और बोरो का नाम आपको याद रखना है। ये जो है 3 चावल की किस्में हैं जो कि मुख्य रूप से बोई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर में। चना निम्न में से कौन सी फसल है? चना किस मौसम में लगाया जाता है? तो चना मुख्य रूप से यह रबी की फसल है ना। बोवनी इसकी अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। कम वर्षा की इसके लिए आवश्यकता होती है। यदि हम वर्षा की बात करें तो 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत कम पानी की इसके लिए आवश्यकता होती है। और तापमान भी इसके लिए हमको कम ही चाहिए, लगभग 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तब चने का उत्पादन क्या होगा? सर्वाधिक होगा। कंडीशन हमको कहाँ देखने को मिलती है ऐसी? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंदर में। ठीक है, इसलिए चने का सबसे अधिक उत्पादन विदिशा जिले में होता है। मध्य प्रदेश में गेहूं के बाद दूसरा सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? गेहूं के बाद सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, यह पूछा जा रहा है। गेहूं के बाद मध्य प्रदेश में ज्वार का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सॉरी, अरहर के उत्पादन की बात की जा रही है और मध्य प्रदेश की रैंक पूछी जा रही है पूरे इंडिया के अंदर में। तो पूरे इंडिया के अंदर में मध्य प्रदेश है सेकंड रैंक रखता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा अरहर के उत्पादन में। ठीक है, यदि अरहर की हम बात करें तो यह एक खरीफ की फसल है, ना कि रबी की, है ना। तो खरीफ की फसल है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अरहर की फसल का उत्पादन मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में होता है। तो इसके लिए दोस्तों छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, छतरपुर और इंदौर, ये कुछ मुख्य जिले हैं। गन्ने के उत्पादन हेतु कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो गन्ने के उत्पादन के लिए हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी अधिक होना चाहिए? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक ये वर्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। गन्ना खरीफ के मौसम में उत्पादित की जाती है। ठीक है, रबी के मौसम में भी इसको लगा दिया जाता है जिनके पास पानी की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश सरकार ने तिलहन उत्पादन हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तिलहन के उत्पादन के लिए गवर्नमेंट का अथोराइज्ड कार्यक्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो गवर्नमेंट का जो अथोराइज्ड कार्यक्रम है उसका नाम है तिलहन क्रांति। ठीक है, तिलहन क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। और तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश के 2 जिले बहुत प्रमुख हैं। इनमें से एक का नाम है दोस्तों गुना और एक का नाम है होशंगाबाद। ये 2 नाम आपको तिलहन के उत्पाद के लिए याद रखने हैं। जूट के समान ही रेशा उत्पादन करने वाला पौधा कौन सा है? रिपीटेड प्रश्न है। जूट के समान ही मेस्टा है जो कि रेशे का उत्पादन करता है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से देश में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का प्रयत्न कब प्रारंभ किया गया है? ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ना, ये कब आया है? यदि आपको यह पता हो तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकेंगे। क्या हुआ था कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के अंदर में खाने पीने के सामान की बहुत कमी थी। तो उसके बाद इस कमी को पूरा करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ होता है। ठीक है, जो कि 1952 में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, जिसके माध्यम से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी कि आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया गया। ठीक, विश्व में सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि किस देश के पास है? सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि की बात की जा रही है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है अमेरिका यानी कि यूएसए के पास में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। कृषि जोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब यहाँ पर बात की जा रही कृषि जोत की, इनके वर्गीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो कृषि जोत को दोस्तों कुल मिलाकर के 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। कृषि जोत के 3 क्षेत्र हैं। एक है आर्थिक जोत क्षेत्र, है ना। क्या हो गया? एक आर्थिक जोत क्षेत्र, दूसरा हो गया व्यापारिक जोत क्षेत्र। आर्थिक जोत, व्यापारिक जोत, सॉरी व्यापारिक नहीं है, ये पारिवारिक होना चाहिए, है ना, क्योंकि व्यापारिक और आर्थिक दोनों एक ही नाम है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये दोनों एक ही नाम है। आर्थिक और जोत और व्यापारिक जोत दोनों एक ही नाम है। ठीक है, एक है आर्थिक, एक है पारिवारिक, पारिवारिक जोत,
और एक है दोस्तों अनुकूलतम जोत। तो ये तीन प्रकार की जोतों के नाम आपको याद रखना है, आर्थिक, पारिवारिक और अनुकूलतम। किस परिवार के स्वामित्व के अधीन अधिकतम क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कि एक परिवार का जिस पर स्वामित्व होता है उसको हम अनुकूलतम जोत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भूजोत का औसत आकार कितना है? रिपीटेड प्रश्न है। मध्य प्रदेश में भूजोत को 2.2 हेक्टेयर जो है, इसको हेक्टेयर करके आपको याद रखना है। 2.2 हेक्टेयर कृषि जोत का औसत आकार है। ठीक, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन योजना कब प्रारंभ की गई थी? बीटी कॉटन के बारे में बात की जा रही है। तो बीटी कॉटन योजना आरंभ होती है 2002 में। ठीक है, 2002-3 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बलराम ताल योजना कब प्रारंभ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। बलराम ताल योजना की बात की जा रही है, इसका आरंभ होता है 2007 में। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बीमा ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई? सीधा सीधा प्रश्न है, बीमा ग्राम योजना के बारे में पूछा जा रहा है। 2005-6 में इसका आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। पायलट योजना किससे संबंधित योजना है? पायलट योजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो पायलट योजना मौसम आधारित एक फसल बीमा योजना है। मौसम आधारित क्या है? फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और यह योजना लगभग 2007-8 से लगातार चली आ रही है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में बात की जा रही है। तो इस योजना के अंदर में कुल मिलाकर के 12 विषयों का समावेश किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। कुल मिलाकर कितने विषय हैं? 12 विषय। कुछ मुख्य मुख्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन जैसे कि इस योजना के अंतर्गत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण की बात की गई है। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण है। एक बात की गई है कीट प्रबंधन की। कुछ 3-4 मैं नाम आपको बता देता हूँ, इन 3-4 को आपको याद रखना है। एक बात की गई है मार्केटिंग की। ठीक है, और बात की गई है इसमें उद्यानिकी की। चलिए इतने आई थिंक काफी है ना। इसमें मशीनीकरण और कीट प्रबंधन और मार्केटिंग, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों को आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के 12 विषयों का समावेश इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि का उत्पादन कितना है यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 5 लाख मीट्रिक टन जैविक कृषि का उत्पादन होता है। 5 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब से आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का आरंभ होता है 2005-6 से। रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का पुनर्गठन कब किया गया था यह पूछा गया है। कब स्थापित किया गया था या कब गठन हुआ था यह नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि हम बात करें इसके स्थापना वर्ष की, तो इसकी स्थापना वर्ष होती है स्थापना होती है वर्ष 1958 में। 1958 में, लेकिन इसका पुनर्गठन 1962 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, इसका गठन होता है 2003 में। अभी यहाँ पर 2003 हर जगह है तो हमें डेट पता होना चाहिए। 31 मार्च, राइट, 31 मार्च 2003। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और क्यों हुआ था? तो वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में कृषि विकास की दृष्टि से नियोजन काल कैसा रहा? यह सफल रहा, असफल रहा, कार्यशील रहा? तो नियोजन काल आर्थिक नियोजन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वह सफल रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। सफल हम इसलिए कहते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में या पंचवर्षीय योजना में जो भी लक्ष्य हमने कृषि के क्षेत्र में डिसाइड किए थे या लक्ष्यों का निर्धारण हमने किया था, हम उससे 100% अचीव करने में सफल रहे थे या उससे ज़्यादा हमने अचीव किया था, ये भी कह सकते हैं।
हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिलता है? तो हरित क्रांति से सबसे अधिक फायदा जो है यह हमको चावल और गेहूं में देखने को मिलता है, धान और गेहूं में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सबसे निशुल्क जारी किए जा रहे हैं, कब से निशुल्क जारी किए जा रहे हैं, किस सन से, यह पूछा जा रहा है। तो 2012 में इसका आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। लक्ष्य कितना है? 100 लाख से अधिक किसानों को यह कार्ड प्रोवाइड करना। वर्तमान में 15 लाख के आसपास का टारगेट हमने अचीव किया है। प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। जैविक कृषि नीति, इसको आपको डेट के साथ में याद रखना है। 2 जुलाई 2011 को इसका आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु प्रमुख मापदंड क्या है? कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए, तो कस्टम हायरिंग केंद्र 10 ग्राम में से एक निजी क्षेत्र को स्थापित किया जाता है। 10 ग्राम में से एक निजी क्षेत्र में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें वर्तमान में कितने संचालित हैं, तो वर्तमान में इसका फिगर जो है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर 300 के आसपास इसका फिगर होना चाहिए। ठीक है। रजी फरो पद्धति किससे संबंधित है? रजी फरो पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे। इसका संबंध सोयाबीन के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है। बीज की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कितने ग्रामों हेतु संचालित किया जा रहा है? बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक स्पाइरल श्रेडर और बीजोपचार ड्रम यह किसानों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और वर्तमान में लगभग 54,000 ग्रामों में इसका संचालन किया जा रहा है। 54,000 ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में कितने उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला हैं? उर्वरक का जो मैनेजमेंट है या उनके गुणों का जो नियंत्रण है, उसकी प्रयोगशालाएं मध्य प्रदेश में कितनी है? कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ऐसी 4 प्रयोगशाला हैं। कितनी है? 4 प्रयोगशालाएं। चारों के सिटी के नाम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। एक तो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, एक आपको देखने को मिलेगा इंदौर के अंदर में, एक आपको देखने को मिलेगा जबलपुर के अंदर में, और एक आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर के अंदर में। तो इन चारों गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं के स्थानों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन से एक स्थान पर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन दिए होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा? अलग हो सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों हेतु प्रशिक्षण योजना कब शुरू की गई थी? अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एसटी और एससी के किसानों के लिए प्रशिक्षण योजना शुरू की गई थी सन 2007-8 के अंदर में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। इसके तहत भूमिहीन किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, किसान मित्र और किसान दीदी, इन 2 पदों पर नियुक्ति की गई किसानों की। ठीक है। फसलों को कीट व्याधि से बचाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यानी कीटों से बचाने के लिए कौन सा कार्यक्रम बेसिकली चलाया जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश के अंदर में कीटनाशक गुण नियंत्रण कार्यक्रम चला रहे हैं। कीटनाशक गुण नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। सब्जियों की मांगों की पूर्ति हेतु एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषक क्या करते हैं? अनाजों का उत्पादन करते हैं। अभी कृषक अगर सब्जी भी उगाएंगे तो इनकी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो सब्जी उगाने के लिए, जो आर्थिक स्थिति में सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि इनको सब्जी उगाने के लिए प्रेरित करें, यह पूछा जा रहा है। तो इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश के अंदर में साग भाजी विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फलों के पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु क्रियान्वित कार्यक्रम कौन सा है? फलों के पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर में फल पौधारोपण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। मालियों और गरीब, माली क्या करते हैं? जो उद्यान की रक्षा करते हैं, देखरेख करते हैं, और गरीब किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम सरकार संचालित कर रही है? तो इस कार्य के लिए सरकार के द्वारा पुष्प विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। और कब से किया जा रहा है यदि ये पूछा जाए तो 1992-1903 से इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अन्नपूर्णा एवं सूरज धारा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, दोनों के दोनों ही, है ना। अन्नपूर्णा और सूरज धारा योजना किस चीज से संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। तो दोनों के दोनों ही योजनाएं दलहन तिलहन और खाद्यान्न फसल, दलहन तिलहन और खाद्यान्न फसल, इनसे संबंधित है। तो अ और ब दोनों ही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है।
इसके तहत क्या होता है कि इन दोनों योजनाओं के तहत उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, है ना, बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। अलसी का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, रिपीटेड प्रश्न है। अलसी का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है रीवा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। खेत तालाब योजना कब प्रारंभ की गई, खेत तालाब योजना का आरंभ 22 मई 2006 को होता है, 22 मई 2006। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। स्पेशल पेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन एमपी एप्रियल्ड टू रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग नामक शोध के शोधकर्ता कौन है, तो इनके शोधकर्ता हैं श्री शर्मा जी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। श्री शर्मा जी इसके शोधकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब इनने शोध क्या किया, बहुत ही सिंपल सा शोध इसमें इनने किया है, नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन्होंने यह बताया कि हरित क्रांति के सभी अवयव राज्य के सभी भागों में समान रूप से वितरित नहीं है। इसके शोध का जो है एक ही रिजल्ट था, बस एक लाइन में इसका रिजल्ट। ट्रैक्टरों की उपयोग की दृष्टि से पश्चिम के कितने जिले महत्वपूर्ण है, यानी कि मालवा के कितने जिले महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा रहा है, पश्चिम मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 13 जिले जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते हैं, पर आप मोटे मोटे तौर पर याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, कृषि जलवायु प्रदेशों की बात की जा रही है, तो पूरे मध्य प्रदेश को इसमें 11 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पिछली क्लासेस में इन सभी 11 भागों के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी अगर आप नोट करना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएंगे। छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, कैमूर पठार और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, केंद्रीय नर्मदा घाटी क्षेत्र, विंध्यन पठार का क्षेत्र, ग्रिड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा के पठार का क्षेत्र, मालवा के पठारी क्षेत्र, निमाड़ का मैदान और झाबुआ की पहाड़ियाँ। तो ये कुल मिलाकर के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है जिसमें कि मध्य प्रदेश को बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सतपुड़ा पठार क्षेत्र में कौन सा फसल क्षेत्र है, सतपुड़ा के पठार में मुख्य रूप से कौन सी फसल उत्पादित की जाती है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो इस क्षेत्र में गेहूं और ज्वार का उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। झाबुआ की पहाड़ियों में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, यानी कि झाबुआ में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, यदि ये पूछा जाए आपको पता हो तो आप इस सवाल का सही जवाब दे देंगे। कपास और ज्वार यहाँ पर मुख्य रूप से उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारियां पता होनी चाहिए। आधुनिक कृषि की क्या विशेषताएं हैं, आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जी बिल्कुल, विषैले कीटनाशक का प्रयोग भी किया जाता है और इससे पर्यावरण का विघटन होता है। तो ये सभी विशेषताएं जो है यह चाहे निगेटिव ही क्यों ना हो विशेषताएं हैं और सारी की सारी आधुनिक कृषि की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। किस प्रकार की खेती में 3-4 प्रकार की फसलें एक साथ ली जाती है, यानी कि एक फसल को काटने से पहले ही दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाती है, इस प्रकार की फसलों की कृषि को हम कहते हैं ओवरलैपिंग कृषि। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का टॉपिक मध्य प्रदेश में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए और ये समाप्त होता है। हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ। जैसे ये टारगेट पूरा होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी मेंस का कोर्स आपको देखने को मिलेगा और इस मेंस के कोर्स में मैं 3 सब्जेक्ट्स पूरे पूरे कवर करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कभी भी पेड नहीं होगा। मेरा यह मानना है कि चाहे दुनिया में कोई सा भी स्थान हो, कोई सी भी राज्य हो, कोई सा भी देश की सरकार हो, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास है, वैसे ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है पर छोटा सा प्रयास है, ठीक है। तो एमपीपीएससी मेंस का कोर्स हम लॉन्च करेंगे, चाहे इस टारगेट को हम पूरा कर पाए नहीं कर पाए, आपसे एक सपोर्ट की हमें आशा है, इसलिए हमने टारगेट डिसाइड किया हुआ है, ठीक। तो बाकी कोर्स तो लॉन्च होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।